कि अगर ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के फादर को प्रिज्यूम किया जाता है कि वही व्यक्ति होगा जिसके साथ उसकी मदर की शादी हुई है। सर ये पूरा प्रोसेस आसान किया जा सकता है विद अ सिंगल डीएनए टेस्ट। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्यों हम प्रिजम्पशन लेने जाते हैं? क्यों हम लॉ के प्रोविजंस की बात करते हैं या जजमेंट्स को रेफर करते हैं? सीधे एक डीएनए टेस्ट भी तो किया जा सकता है। अगर आप किसी भी महिला के बारे में ये कहोगे कि वो महिला अनचेस्ट वुमेन है या उसके चेस्टिटी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए अगर डीएनए टेस्ट अलाउ किया जा रहा है या बच्चे की लेजिटिमेसी को ग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि ये प्रूव किया जा सके कि वुमेन जो है ये अनचेस्ट वुमेन है, तो मेनली हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। आज मेरे साथ में है नीरज सर और यहाँ पर हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। सर रिसेंटली देखा गया है कि बहुत सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोज़ हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर किसी बच्चे का जन्म ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज होता है तो उसका लीगल फादर उसकी मदर के हस्बैंड को माना जाता है। अगर माँ ये कह भी रही है कि ये बायोलॉजिकल फादर नहीं है बच्चे के, तो भी हम उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज लॉ में ऐसा प्रोविजन है। क्या सचमुच लॉ ऐसा कहता है? देखिए, ये जो बात है ये बात सही है कि अगर ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के फादर को प्रिज्यूम किया जाता है कि वही व्यक्ति होगा जिसके साथ उसकी मदर की शादी हुई है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर सही भी नहीं है। इस बात को कि अगर उसकी मदर ये कहती है कि इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं है या फादर ये कहते हैं कि आई एम नॉट द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, तो एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड के बेसिस पर इसको रिवर्ट किया जा सकता है और वो ग्राउंड है नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, ये नॉन एक्सेसिबिलिटी की हम क्या बात करते हैं कि जिस टाइम पर उसकी मदर कंसीव कर सकती थी उस टाइम पर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। तो सर ये पूरा प्रोसेस आसान किया जा सकता है विद अ सिंगल डीएनए टेस्ट। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्यों हम प्रिजम्पशन लेने जाते हैं? क्यों हम लॉ के प्रोविजंस की बात करते हैं या जजमेंट्स को रेफर करते हैं? सीधे एक डीएनए टेस्ट भी तो किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये सेक्शन आज भी क्यों वैलिड है। ज़रूर हमारे यहाँ पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट अलाउ करवा भी दिया जाए तो आप ये सोचिए कि कितने सारे केसेस जो हैं कोर्ट में पेंडिंग होंगे। हर कोई ये चाहेगा कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो चेक किया जाए कि वाकई में लेजिटिमेट फादर है या नहीं है या लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आप डीएनए टेस्ट करवा क्यों रहे हैं? कोर्ट अलाउ करता है डीएनए टेस्ट करवाना, लेकिन कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या यहाँ पर रीज़न बच्चे की लेजिटिमेसी चेक करना है या जो वुमेन है उसके बारे में ये प्रूव करना है कि ये वुमेन जो है अच्छे कैरेक्टर की नहीं है या ये वुमेन अनचेस्ट वुमेन है। तो अगर डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है तो कोर्ट रेगुलर प्रैक्टिस की तरह डीएनए टेस्ट नहीं अलाउ करेगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस या एक्सेप्शनल केसेस में ही कोर्ट अलाउ करता है डीएनए टेस्ट करवाना, जब नॉन एक्सेसिबिलिटी को प्रूव करने के और कोई दूसरे तरीके नहीं है, प्राइमा फेसाई नॉन एक्सेसिबिलिटी प्रूव की जा चुकी है, तब कोर्ट अलाउ कर सकता है डीएनए टेस्ट। अदरवाइज कोर्ट हर मामले में डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं करेगा। एक रूलिंग जहाँ तक मुझे याद है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कई बार मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में देखा गया है कि पेरेंट्स एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए या एक दूसरे को खराब चरित्र का प्रूव करने के लिए कई बार डीएनए टेस्ट इम्पोज करने की बात करते हैं। स्पेसिफिकली फादर जो है वो बार बार डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं जस्ट बिकॉज कोई मैट्रिमोनियल इशू चल रहा है। सो मेरे ख्याल से एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कोर्ट डीएनए टेस्ट को इतना एक रैम्पेंट प्रैक्टिस या इतना एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बनाना चाहता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हर किसी इंसान को भारत में हमने ये राइट दिया है कि वो डिग्निटी के साथ जी सकता है। अगर आप किसी भी महिला के बारे में ये कहोगे कि वो महिला अनचेस्ट वुमेन है या उसके चेस्टिटी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए अगर डीएनए टेस्ट अलाउ किया जा रहा है या बच्चे की लेजिटिमेसी को ग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि ये प्रूव किया जा सके कि वुमेन जो है ये अनचेस्ट वुमेन है, तो मेनली ये चीज़ है कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट जो कि डिग्निटी के बारे में बात करते हैं उसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो आप फंडामेंटल राइट का वोलेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर डीएनए टेस्ट अलाउ किया जाता है तो हो सकता है मैट्रिमोनियल केसेस में भी लोग इसका फ़ायदा उठाने लगे। तो बहुत रेयर केसेस हैं जहां पर डीएनए टेस्ट अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और आज भी अगर वैलिड मैरिज से किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो हम कानून के तौर पर ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही उसकी लेजिटिमेसी को लेकर के क्वेश्चन हो। अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो हम उसके फेवर में प्रिजम्पशन मानेंगे कि वो बच्चा लेजिटिमेट है।
अगर कोई बच्चा जो ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज हुआ है लेकिन एक्सेसिबिलिटी ही नहीं थी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो फिर यहाँ पर रिवर्ट किया जा सकता है इस प्रिजम्पशन को। ऐसा नहीं है कि प्रिजम्पशन रिवर्टेबल ही नहीं है, यह हमेशा यही माना जाएगा कि उस बच्चे का फादर वही है जिसके साथ मदर की शादी हुई है। ये बात पूरी तरीके से कहना गलत है, इसको रिवर्ट किया जा सकता है नॉन एक्सेसिबिलिटी के ग्राउंड पर। ओके, सो टू कंक्लूड द वीडियो, जो बात हमें आज पता चली है वो ये है कि जो प्रिजम्पशन दिया हुआ है अबाउट द लेजिटिमेसी वो एक रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि अगर आपके पास तथ्य हैं टू प्रूव दैट एक्सेसिबिलिटी नहीं था हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो उस ग्राउंड पर बच्चे की लेजिटिमेसी डिनाई हो सकती है। सो आई गेस अब सबकी गलतफहमियां क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।